आशिका को उसके घर वालों ने आज तक बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था और उसकी माँ संगीता, भाई अश्विन और भाभी रुबीना भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जिद को पूरा करते थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक दिन आशिका अपने ही घर के ड्राइवर आशु से शादी करके घर आती है और घर वालों से कहती है, माँ, भाभी, भैया, हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों ने शादी कर ली है। तू ऐसा कैसे कर सकती है? हम तेरे लिए कितने अच्छे घरों का रिश्ता देख रहे हैं और तूने हमारे ही घर के ड्राइवर से शादी कर ली। हमको तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी आशिका। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी उठा पाएगा? मैं और आशिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं वादा करता हूँ कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वादा करता हूँ कि हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। ये मुझे बहुत प्यार करता है और मेरा अच्छे से ध्यान रखेगा। आप सब बस हमें आशीर्वाद दे दो। आशिका और आशु इतना कहकर आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं, लेकिन आशिका के घर वालों का सोचना सही था। आखिर एक अमीर घर की लड़की एक गरीब ड्राइवर के घर में कब तक सही से रहती? ना वो वहाँ कुछ काम करती और ना ही ससुराल वालों से अच्छे से पेश आती। उसको घर के ऐशो आराम की आदत जो थी। दिन बीतते हैं। एक दिन आशिका की सास सेजल उससे कहती है, बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय ही बना दे। माँ जी, जब सर दर्द आपके है तो चाय भी आप ही बनाओ ना। और हाँ, अदरक अच्छी डालना, मेरे लिए भी एक कप बना देना मलाई मार के। तुझे मेरी सेवा करनी चाहिए या मुझे तेरी? माना तू अमीर घर से है, लेकिन ये क्या तरीका है एक सास से बात करने का? ओहो, बहुत हुआ आपका। इतनी बस की नहीं है कि सब कामों के लिए एक नौकर रख सको और मुझे नौकर बनाकर काम करवाना चाहते हो। अब मैं और आशु इस घर में नहीं रहेंगे। मैं जा रही हूँ उसको लेकर अपने माँ के घर। इतना कहकर आशिका अपने पति आशु को लेकर अपने मायके आ जाती है और आशु ने भी हर सुख दुख में उसका साथ निभाने का वादा किया था। इसीलिए वो भी उसके साथ अपने ससुराल आ जाता है और उन दोनों को देखकर रुबीना कहती है, अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? अच्छा भाभी, मैं कुछ दिन घर नहीं थी तो आपकी बड़ी जुबान चलने लगी। अब मुझे मेरे घर में आने के लिए पूछना पड़ेगा? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। रुबीना ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ उसका पति और सास आते हैं और आशिका कहती है, माँ, भैया, मुझे वहाँ उस छोटे से घर में नहीं रहना है, इसलिए अपने बड़े घर में वापस आ गई हूँ आप लोगों के पास। हाँ बहन, ये तेरा घर है। जब तक तेरा दिल करे तू यहीं रह। जा, तेरा कमरा आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। जहाँ अश्विन और संगीता आशिका के आने से खुश थे, वहीं रुबीना अपनी ननद को पसंद तो करती थी, लेकिन उसको ये बात बुरी लगी कि वो अपने ससुराल वालों को छोड़कर मायके में रहने आई है। लेकिन उसका पति और सास उसके प्यार में इतने अंधे थे कि वो ये बात समझ तक नहीं रहे थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन आशु को छुप छुप कर रोता देखकर रुबीना उसके कमरे में जाकर कहती है, क्या बात है नंदोई जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? अरे रोनो तो क्या करूं भाभी, ये तो अपने घर आ गई, लेकिन बेचारी मेरी माँ किसके सहारे रह रही होगी? जब अपनी माँ से इतना ही प्यार था तो आप नंद जी के साथ यहाँ आए क्यों? भाभी आप ही बताओ, अब आपकी अमीर ननद का गरीब पति क्या करता? मैंने आपको वचन दिया था कि आपकी ननद का साथ नहीं छोड़ूंगा और माँ ने भी मुझे बोला था कि बीवी का साथ देना, तो मैं आ गया। आप फिक्र मत करिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक हफ्ते बाद वो अपनी मर्जी से आपके साथ ससुराल जाएंगी। जिसके बाद रुबीना ने ये वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्या करे जो उसकी अमीर ननद अपने गरीब ससुराल में दोबारा चली जाए। अगले दिन जैसे ही सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो आशिका नाश्ते में आलू के पराठे देखकर कहती है, भाभी, आपको क्या याद दिलाना पड़ेगा कि मैं नाश्ते में सिर्फ गोभी के पराठे खाती हूँ और आपने आलू के बना दिए। जाओ, मेरे लिए अभी गोभी के पराठे बना के लाओ। माफ करना नंद जी, अब आप कवारी नहीं है कि मैं आपके सारे नखरे झेलूं। आपका जो मन हो आप बनाओ और खाओ। और हाँ, अब से जो आपके काम होंगे आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ जो आपके आगे पीछे घूमती रहूं। रुबीना इतना कहकर किसी को बोलने का मौका तक नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर कोई कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद आशिका उसको कोई और काम करने की कहती तो वो साफ मना कर देती। ये सब अश्विन और संगीता देख रहे थे और एक दिन संगीता रुबीना के कमरे में आकर कहती है, ये सब क्या है रुबीना? मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना और मेरी बेटी तुझे इतना चुभ रही है कि तू उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। बता मुझे, तू क्यों कर रही है ये सब? माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं भी आपकी तरह आशिका से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप शायद ममता में ये भूल रही हैं कि उसने अपनी मर्जी से एक लड़के से शादी की है। एक लड़की के लिए ससुराल ही शादी के बाद उसका असली घर होता है।
अरे माँ होने के नाते आपको कुछ समझना चाहिए। आप और अश्विन मिलकर उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तूने सही बोला बहू, मुझे उससे बात करनी होगी, लेकिन जितने लाड़ प्यार से मैंने उसे अब तक पाला है, अब गुस्सा करूंगी तो अजीब लगेगा। तू बता मैं क्या करूं? संगीता की बात सुनकर रुबीना उसे एक तरकीब बताती है और अगले दिन जहां आशिका अपने रात के खाने के लिए खुद सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही थी, तभी हॉल में संगीता और रुबीना आते हैं और आशिका के आगे आशु से संगीता कहती है, ओए आशु, जा गाड़ी निकाल, मुझे और बहू को मार्केट जाना है। और जा अपनी वर्दी पहन कर आ। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप सब लोग किस तरह से मेरे पति से बात कर रहे हो? अब एक ड्राइवर से ऐसे ही बात करेंगे, इज्जत तो देंगे नहीं। वैसे भी आशु एक घर जमाई है, उसे इतनी इज्जत मिलेगी। आई समझ? मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। अरे रहने दो आशिका, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमको खुश रखने की कोशिश की। मेरी माँ ने भी तुमको कभी तंग नहीं किया और तुमने मेरी इंसल्ट तो तब कर दी जब तुम मुझे अपने मायके ले आई। क्या मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर रख सकता? तुमने ये साबित कर दिया कि रुबीना भाभी की अमीर ननद का गरीब पति कभी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। तुम ऐसा मत बोलो, मेरी गलती है, मैंने ये सब किया है और यहाँ भी तो अपना काम खुद ही कर रही हूँ। अगर वहाँ भी करती तो ये दिन नहीं आता और मेरे पति की इज्जत भी मेरे मायके में बनी रहती। आशु, मुझे ससुराल जाना है वापस। जिसके बाद ये बात सुनकर आशु अपने आंसू पोंछकर आशिका को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी दरवाजे पर अश्विन अपनी बहन और जीजा को जाते हुए देखकर पूछता है, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? बस साले जी, आज मैं अपनी बीवी को अपने घर यानी उसके ससुराल लेकर जा रहा हूँ। भाभी और माँ ने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि ससुराल अमीर हो या गरीब, अगर ससुराल वाले अच्छे हो, आपका हमसफर अच्छा है, तो आपकी इज्जत उन लोगों के साथ ही रहने में है। मुझे गर्व है तुझ पर मेरी बहन। जा और खुश रह अपनी नई जिंदगी में, और हाँ, कभी कभी अपने भाई से मिलने आती रहना। अश्विन ने ना ही अपनी बहन को घर में आने से मना किया था और ना ही जाने से रोका। जिसके बाद आशिका अपनी ससुराल वापस आती है और देखती है कि उसकी सास बहुत बीमार है और बिस्तर पकड़कर लेटी है, जिसे देखकर वो उसका हाथ थाम कर कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे ये समझ आ गया है कि एक लड़की की इज्जत उसके ससुराल में ही होती है और आप सब तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप सबके साथ इतना बुरा किया। बेटी, तुझे तेरी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। बस अभी तेरा घर है, तू इसे अच्छे से संभाल। इसको बनाना या बिगाड़ना सब तेरे हाथ में ही है। आशिका को उसकी गलती का एहसास होते देखकर सेजल और आशु उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद आशिका भी घर के खर्चे में अपने पति का हाथ बटाने के लिए बच्चों को ट्यूशन देने लगती है और इस तरह वो दोनों मिलकर अपने छोटे से परिवार को अच्छे से संभालते हैं और रुबीना की अमीर ननद को अपने गरीब पति की इज्जत और अहमियत दोनों समझ में आती है। घर में खुशियों का माहौल था। सभी इधर उधर भागकर बहुत काम कर रहे थे। पूरा घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। तभी घर पर अरुण के कुछ दोस्त आते हैं और उन्हीं दोस्तों में से अरुण का एक दोस्त दर्शन अरुण से कहता है, और भाई, अब तो तेरी शादी हो जाएगी। अपनी शादी से पहले तू मेरे लिए कोई लड़की देख नहीं सकता? हाँ, अबे सेटिंग करवा दे भाई मेरी। अब मैं अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ। बस कर, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। मुझे अच्छे से पता है तू बस मेरी शादी होने तक ही ये गाना गाएगा, लेकिन मैं नहीं पिघलने वाला। अरे भाई, ऐसा मत बोल, मैं सच कह रहा हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में सीरियस होना चाहता हूँ। अब तू अपनी शादी से पहले मेरे लिए भी लड़की ढूंढ दे। अबे पागल हो गया है क्या? दिमाग कहाँ छोड़कर आया है? मैं अपनी शादी की तैयारी करूँ या तेरे लिए लड़की ढूंढता फिरूं? जा सो जा, लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है। अरे कुछ भी बोले जा रहा है। अरे मैंने पी होती तो तेरे साथ यहाँ बैठ के बातें थोड़ी कर रहा होता। अब तक तेरी शादी में बवाल मचा देता, समझा? बात करता है। तू बात ही ऐसी कर रहा है जैसे पता नहीं तूने कितने पैक चढ़ा रखे हैं। चल माफ कर दे, अब शादी में आया तो अपना मूड ठीक कर। वैसे भी तू मेरी शादी में आया है, कोई ना कोई तो तुझे मिल ही जाएगी। अच्छा, मतलब तेरी शादी हो रही है तो मुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगी। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तूने सबका ठेका लेके रखा है। हट, इतना बकवास कर लेता है तू। अब क्या करूं, जिसके पास तेरे जैसे दोस्त, तो उसे थोड़ा तो फेंकना पड़ेगा ना, वरना तू तो बुरा मान जाएगा। अच्छा, तुझे लगता है मजाक है ये? हाँ, रुक, तेरी शादी में बवाल मचाता हूँ, तब पता चलेगा। और हाँ, तब मत कहियो कि मेरी शादी में बवाल हो गया। दोनों दोस्त कमरे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रोनिका आ जाती है और दर्शन के मुंह से भाई की शादी में हंगामा करने की बात सुनकर गुस्से में दर्शन से कहती है, वाह, क्या बात है, मतलब कुछ भी। हाँ,
आप मेरे भाई की बारात में बवाल मचाना चाहते हो? इससे पहले मैं आपकी दुनिया में बवाल ना मचा दूं। आए बड़े। अरे छोटी सुन तो, आखिर बात क्या है? बस भाई, अब अपने दोस्त की तरफदारी करने मत बैठ जाइयो, वरना ये सारी बातें मैं माँ और पिताजी को बता दूंगी। बड़े आए मेरे भाई की बारात में बवाल करने वाले। अरे पागल लड़की, बात तो पूरी सुन ले। कब से बोले जा रही है, 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकती क्या? अरे मेरी माँ हमेशा अपनी मत सुनाया कर, दूसरों की भी सुन लिया कर। अच्छा चल ठीक है, सुनाओ जल्दी अपने वो दूसरे लोगों की बातें। मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है। मेरा मुंह क्या देख रहा है? कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? सुंदर ना बहुत देखी है, लेकिन गलत फहमी लेके घूमने वाली लड़की आज पहली बार देखी जिसे लगता है कि वो सुंदर है। कितना बदतमीज है आपका दोस्त भैया। सुनो भैया, आपको ना माँ बुला रही है, मैं आपको यही बताने आई थी। और हाँ, माँ ने आपको अकेले बुलाया है, बिना किसी दोस्त के साथ, चाहे वो दोस्त कितना भी खास क्यों ना हो। आप अकेले ही जाना। भाई तेरी बहन तो बहुत बोलती है, मतलब भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोले जाएगी। हद होती है यार, तुम लोग बर्दाश्त कैसे करते हो इसे? सॉरी भाई, इसकी बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, ये थोड़ा कड़वा बोलती है। भाई पागल वागल है क्या तू? हाँ, तेरी बहन थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कड़वा बोलती है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। अरे खाती क्या ये जो जहर उगलती रहती है? दोनों दोस्त हंसते हुए बाहर की तरफ जाते हैं और अपनी माँ के पास जा ही रहे होते हैं कि दर्शन रोनिका को देखकर वहीं रुक जाता है और अरुण अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ आपने मुझे बुलाया था क्या? रोनिका बोल रही थी कुछ जरूरी बात है। हाँ, बहुत ही जरूरी बात है। दरवाजा बंद कर दे, क्योंकि अगर किसी ने हमें ये बात करते हुए सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो कि कोई सुन लेगा तो? अरे इतना वक्त किसके पास है कि हमारी बातों को कोई कान लगा कर सुने? मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी बातें भी सुनेगा। अरुण, जितना बोल रही हूँ उतना कर, अपना दिमाग बाद में लगा लेना। पहले मैं जो बोल रही हूँ वो बात सुन और दरवाजा बंद कर जल्दी से। लो माँ, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब बताइए क्या बात हो गई ऐसी कि आपने दरवाजा बंद करने को कहा? अरे पापा कहाँ हैं? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तेरे पापा छुपे हुए हैं, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा अगर तेरे पापा बाहर आ गए तो। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि तेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे हुआ क्या है, पहले बात तो बताओ। बिना वजह बातों को जलेबी की तरह घुमाए जा रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गोल गोल बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तेरे पापा की गर्लफ्रेंड यहाँ इस शादी में आई हुई है और मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी में कोई बवाल हो। सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। क्या पापा की गर्लफ्रेंड है? हैं? आप बोल क्या रही हो? होश में तो हो ना माँ? पापा इस उम्र में ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मालूम है। नहीं, कोई गलतफहमी हो रही होगी आप लोगों को। और पापा है कहाँ? बाहर बुलवाइए उनको, मैं देखता हूँ कौन है वो। तेरे पापा ऊपर गए हैं, शायद पानी की टंकी के पास बैठे होंगे। उनको डर है कि उनकी वजह से कहीं तेरी शादी में कोई बवाल ना हो जाए। अरुण अपनी माँ की बात सुनकर अपने पिताजी को ढूंढते हुए ऊपर जाता है और उनको नीचे कमरे में ले आता है। ऐसे ही वो दिन तो डरते हुए निकल गया। अगली सुबह शादी का दिन था। घर का माहौल बहुत ही बिजी था, हर कोई घर में काम में लगा हुआ था। शाम हो जाती है और अरुण की बारात निकलने को तैयार भी थी। तभी वहाँ अरुण का दोस्त दर्शन बोलता है, अरे वाह, घोड़ी पे बैठ गया मेरा दोस्त। कितना अच्छा लग रहा है तू। हाँ, अच्छा एक बात बता, तूने जो वादा किया था मुझसे वो याद है या भूल गया? अगर तू भूल गया है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे याद दिला दूंगा। दर्शन क्या कर रहा है तू? ये सब देख रहे हैं तुझे, और तुझे मैंने जो कहा था ना वो मैं करके ही रहूंगा। पहले मेरी बारात तो निकलने दे, ससुराल पहुंचने दे, तभी तो तेरे लिए कोई ढूंढ पाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी शादी भी तेरी शादी के साथ होगी। क्या बात है, बारात क्यों नहीं निकल रही? अच्छा आप हैं, आप मेरे भाई की बारात में बवाल करने की सोचना भी मत, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। अरे चुप हो जाओ यार, जब भी मुंह खोलती हो गटर की तरह बोलती रहती हो। चुप हो नहीं सकती क्या तुम? हाँ, मैं यहाँ अपनी शादी के लिए बात कर रहा हूँ और तुम हो कि ये बोले जा रही हो कि मेरे भाई की शादी में बवाल मत करना। नहीं पागल वागल हो क्या? गाजा बाजा फूक के आती हो क्या तुम? हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरा भी दोस्त है। ठीक है भाई, चल बारात लेकर चलते हैं। बस यही बात है ना? अच्छा ठीक है, बारात निकलने दो। रास्ते में अगर कोई मिल जाएगी तो मैं उसी से आपकी शादी करवा दूंगी। आप ना खुश रहना उसके साथ। रोनिका की बात को अनसुना करके दर्शन वहाँ से चला जाता है
और बारात में नाचना शुरू कर देता है। ऐसे ही नाचते नाचते अरुण की बारात दुल्हन के घर के दरवाजे पहुंच जाती है। तभी वहां एक अंजलि नाम की लड़की छोटे बच्चे को लेकर पहुंचती है। ये शादी नहीं हो सकती। अब मैं भी देखती हूँ कि कौन करवाता है ये शादी। लेकिन आप है कौन और आपको मतलब क्या है मेरे दोस्त की शादी से? चलिए हटिए। मैं कल से ही बोल रही हूँ कि मेरे भाई की बारात में बवाल होगा, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। पहले मुझे तू ये बता कि तू चुप रहने का क्या लेगी? जहाँ भीड़ देखती है वहाँ तू पहुँच जाती है। क्या दिक्कत है तेरी? अरे चल निकल, फुर्सत में निकल यहाँ से। ना तेरी अटेंशन चाहिए और ना तेरी सलाह चाहिए। भग यहाँ से, भग, हट, हुर। अरे मेरे भाई की बारात में बवाल हो रहा है और मैं कुछ ना कहूँ? नहीं, अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से मुंह बंद करो और निकलो। बड़ों की बात है, बड़े बात कर रहे हैं। और वैसे भी लड़कियों में दिमाग नहीं होता, समझी तुम? चलो हटो यहाँ से। और बहन जी आपको क्या दिक्कत परेशानी है? सच सच बताओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बुरे हो तो मैं क्या करूँ? मैं बुरे लोगों से बात नहीं करती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे होते हुए इनकी शादी नहीं हो सकती। मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो फिर ये मुझे छोड़कर किसी और से कैसे शादी कर सकते हैं? क्या 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 कहा आपने? आप इनके बच्चे की माँ हो? भाई तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तेरे पास बीवी बच्चा दोनों है, फिर भी तू शादी करने के लिए जा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? पत्नी देख कितनी हीरोइन जैसी लग रही है तेरी। एक काम कर, तू उतर जा। मैं शादी करूंगा। हाँ, मैं दूल्हा बनूंगा। वैसे भी शेरवानी एक जैसी है। मैं थामूंगा इनका हाथ। जाओ भाभी जी, आज मेरी शादी है। आप दोनों खुश रहो। मेरा आशीर्वाद है आप दोनों के साथ। भाई सेहरा दे दे। अरे मजा आ गया, मैं दूल्हा बनूंगा। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। दर्शन की बात सुनकर अंजलि घबराते हुए सबको सब कुछ सच सच बता देती है कि ये सब तो एक मजाक था। जिसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं और रोनिका के भाई की बारात में बवाल होते होते रह जाता है। मोहिनी बहुत ही चंचल थी। वो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब एक रोज मोहिनी अपने पास के मोहल्ले की एक दुकान पर जाती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए चॉकलेट लेना था और मोहिनी के पास सिर्फ 100 रुपए थे, जिस वजह से वो दुकान वाले से कहती है, मुझे 100 रुपए वाली चॉकलेट चाहिए और कोई अच्छी सी चॉकलेट देना। जी 100 वाली चॉकलेट तो नहीं है, लेकिन 150 वाली तो मिल जाएगी। लात जूते चप्पल खाकर तो मैंने माँ से ये 100 रुपए लिए थे। अब 50 रुपए और मांगने गई तो ये पैसे भी ले लेंगी। कुछ तो करना ही होगा। इतना सोचने के बाद मोहिनी बहुत ही प्यार से दुकान वाली से कहती है, सुनो ना जान, मेरे पास तो 100 ही रुपए हैं और मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन है, तो प्लीज ना मुझे वो 100 वाली चॉकलेट दे दो। मोहिनी तूने मुझे क्या कहा जान? हाय जान, एक बार और बोलना। प्लीज ना जान, मुझे 150 वाली चॉकलेट दे दीजिए ना। अरे ये प्लीज व्लीज मुझे मत बोल। मैं तुझे एक क्या 2 चॉकलेट देता हूँ और ये पैसे भी ले जा। मोहिनी चॉकलेट लेने के बाद जाते जाते दुकान वाली से कहती है, थैंक यू भैया, आप कितने अच्छे हैं। एक की जगह 2 चॉकलेट दी आपने, वो भी फ्री में। अरे मोहिनी, चॉकलेट मिलने के बाद में तेरा भैया हो गया और उससे पहले तेरा सैया था। मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मोहिनी उन चॉकलेट के साथ सीधे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पार्क में पहुंचती है और पार्क में पहुंचने के बाद अपने बॉयफ्रेंड मोहित से ही कहती है, ये ले पकड़, एक चॉकलेट तेरी और एक चॉकलेट मेरी। बड़ी मुश्किल से दुकान वाले से लेकर आई हूँ। माँ तो मुझे पैसे देती नहीं और तेरे लिए मुझे चॉकलेट खरीदनी पड़ती है। अरे क्या जरूरत थी मेरी जान तुम्हें ये चॉकलेट खरीदने की? अरे मैं तो ऐसे ही तुम पर फिदा हूँ। अब देर शाम जब मोहिनी घर लौट कर आती है तो मोहिनी की माँ मोहिनी से कहती है, पास की दुकान से जो तूने 300 रुपए की चॉकलेट खाई है, तो एक दिन जाकर उनके घर का सारा काम कर रही हो। लेकिन मैंने तो किसी से कोई चॉकलेट ली ही नहीं, तो आप किस दुकान वाले की बात कर रही हो? उसी दुकान वाले की बात कर रही हूँ जिससे तू पहले जान फिर भाईजान बनाकर उससे 300 का चॉकलेट ठग लाई है। अगर बच गई हो तो मुझे भी खिला दे। वाह माँ वाह, कोई भी कल को उठकर आएगा और आपसे कहेगा कि आपकी बेटी ने मुझे जान कहा, उसके बाद भाईजान कहा, तो आप मान लेंगी क्या? हाँ बिल्कुल मान लूंगी, क्योंकि तू है ही ऐसी। और ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है कि तू अपना काम निकलवाने के लिए किसी को जान बना सकती है और काम निकल जाने के बाद उसे भाईजान भी बना सकती है। माँ, मैंने किसी से कोई चॉकलेट नहीं ली और ये मुझ पर आप इल्जाम तो मत ही लगाइए कि मैंने किसी को जान बोलकर या भाईजान बोलकर कोई भी चॉकलेट ली है। अब कुछ देर बाद सरला अपनी बेटी मोहिनी से कहती है, मोहिनी,
तेरा काम हो गया हो तो जाकर चक्की पर आटा रखा, सुबह के लिए आटा नहीं है। माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं किसी और को कह दूं या भाई को बोल दो ना, वो रखाएगा चक्की पर गेहूं। आपको अपनी फूल सी नाजुक सी बेटी को ये सब काम कहते हुए शर्म नहीं आती? और तुझे काम निकलवाने के लिए लोगों को जान और फिर भाईजान बनाते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा ठीक है, और फिर से ताने मत मारो, अभी आपका काम कर देती हूँ। अब ऐसे ही कुछ समय बाद मोहिनी अपने ही मोहल्ले के राजेश को बुला कर लाती है और उसे चक्की पर गेहूं पिसवाने के लिए गेहूं रखने के लिए कहती है, जिस पर राजेश मोहिनी से कहता है, मैं गेहूं चक्की पर रखवा कर आऊंगा, लेकिन आटा पीसने तक का वेट नहीं कर सकता, मुझे और भी काम है। राजू प्लीज ना, सुबह के लिए आटा नहीं है और माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी, मान जाओ ना जान। मोहिनी क्या बोली तू? राजू और जान भी? फिर तो तुम्हारा काम करना ही होगा। अब राजेश भी मोहिनी की प्यारी प्यारी बातों में आ जाता है और घंटों बाद चक्की से गेहूं पिसवा कर ले आता है और आते ही मोहिनी से कहता है, तुम सामने से हटो ना, मैं रखता हूँ, किचन तक बताओ, किचन कहाँ है? राजेश अब उस आटे की बोरी को किचन तक रख कर आता है। उसके बाद मोहिनी को देखते हुए कहता है, अच्छा तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं जाऊँ क्या? कुछ कहना है मोहिनी? मैं जा रहा हूँ, देख लो तुम। हाँ रे जाना तू, काय को दिमाग खा रहा है? अरे भाई निकल भी अब। कैसी लड़की है डायन, काम निकल गया तो धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब अगले दिन सरला घर का काम छोड़कर मोहिनी से कहती है, आज मुझे मौसी से मिलने जाना है, तो शाम में आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। इतना कहने के बाद सरला घर से निकल जाती है। सत्यानाश, घर से जाते जाते भी माँ को चैन नहीं है, अब मुझे घर का इतना सारा काम करना पड़ेगा। सरला के जाने के बाद मोहिनी काम देखकर तो अपना सर पीट लेती है, लेकिन तभी मोहिनी के बॉयफ्रेंड मोहित का फोन आता है और मोहिनी को अपने बॉयफ्रेंड के फोन से एक धाकड़ आइडिया आता है और मोहिनी फोन उठाते ही अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, आज मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि घर पर ना मम्मी नहीं है, और तुम आ सको तो 15 मिनट में घर पहुंच जाना। इतना कहने के बाद मोहिनी फोन काट देती है और करीब 10 मिनट बाद ही मोहिनी का बॉयफ्रेंड मोहिनी के घर आता है और मोहिनी अपने बॉयफ्रेंड को कहती है, बेबी घर में इतना सारा काम है, तो पहले काम बाद में रोमांस। तो सबसे पहले ना तुम किचन साफ कर दो, उसके बाद कपड़े धोकर पोछा लगाना, इतना तो कर दोगे ना तुम? अब मोहित भी मोहिनी के कहने पर बर्तन, झाड़ू, पोछा और कपड़े धो देता है और इसमें करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। अब जैसे ही मोहिनी देखती है कि मोहित ने घर का सारा काम कर दिया है, तब मोहिनी मोहित से कहती है, बेबी अब तुम्हें जाना होगा क्योंकि मम्मी बस नीचे गली में खड़ी है, अब तुम कैसे जाओगे मुझे नहीं पता, प्लीज अभी जाओ यहाँ से। मोहिनी का ये रवैया देखकर मोहित भी खुद से कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। एक तो साला इतना काम भी करवा लिया और जब रोमांस की बारी आई तो मुझे कहती है माँ आने वाली है। अरे इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। अब देर शाम सरला जब घर आती है तो घर आते ही सरला मोहिनी से कहती है, घर तो बहुत अच्छे से चमकाया है, तूने ही साफ किया है या फिर किसी और को बुलाया था? माँ मैं आपको इतनी कमजोर लगती हूँ, ये सारा काम ना मैंने ही किया है, तो प्लीज मुझे ना काम छोड़ दो, आइंदा से मत ही कहना। अच्छी बात है, आज ही मौसी से तेरे रिश्ते की बात करके आई हूँ, शादी के बाद तो तुझे ये सब करना ही है। अब सरला अपने फोन में उस लड़के की फोटो दिखाते हुए मोहिनी से कहती है, देख मोहिनी, यही लड़का है, स्मार्ट तो बहुत है, बाकी अगर तूने इसे भी रिजेक्ट किया तो किसी काले से लड़के से तेरी शादी करवा दूंगी। लेकिन मैंने कब कहा कि लड़का बुरा है, मैं तो शादी के लिए राजी हूँ। अब ऐसे ही समय बीतता है और मोहिनी को लड़के वाले देखने आते हैं। खुद लड़का भी अपनी माँ के साथ आता है और तो और मोहिनी अब उस लड़के को इम्प्रेस करने के लिए सलवार सूट और काला चश्मा लगाकर चुन्नी माथे पर डालकर एंट्री करती है। तभी लड़का अपनी माँ के सामने मोहिनी को कहता है, जी आपका नाम पूछने से पहले मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपका जो फैशन है ना बहुत ही बहन जी टाइप का है। सॉरी, हम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। क्या कहा? मेरा फैशन ओल्ड है, वो भी बहन जी टाइप? वो तो शुक्र मनाओ जो मैंने तुम्हें हाँ किया, वरना तुम्हारे जैसे लड़के तो रोज लड़कियों के पीछे भागे फिरते हैं। जबान को संभाल के बात करो, मैं अभी तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ। तमीज की तो तुम बात ही मत करो, यहाँ सारे मोहल्ले के लड़के मोहिनी को अपनी जान मानते हैं और तुम जैसे भाईजान टाइप लोग ना मुझे बहन जी टाइप कह रहे हो। अभी के अभी मेरे घर से निकल। मोहिनी चुप कर जा, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। माँ मुझे इस भाईजान से शादी नहीं करनी, इससे कहो
अभी के अभी यहाँ से निकले। मुझे इसने बहन जी टाइप कैसे कहा?